हेलो दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप सबका मैथ्स बाय राहुल एसो चैनल पे। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में आज हमने लिया है 16 सितंबर शिफ्ट 2 का पेपर। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यह पहला सवाल है जिसमें पी और क्यू का रेशियो दिया हुआ है। आप लोगों से पूछ रहा है 5p + 3q और 5p - 3q का रेशियो क्या होगा। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा p और q का मान उठा के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो p 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 के 20 और q की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय सेम चीज 20 - 3 यानी कि हो जाएगा 23/17। 23/17 ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इसका वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है। तो √18 + √2 का होल स्क्वायर है, तो a + b का होल स्क्वायर को जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा a² + b², ठीक है, +2ab। 18 गुना 2 36 और माइनस में इधर क्या है, a² हो जाएगा 8 + √2 का स्क्वायर 2 + 2 √ab यानी कि √8 √2 √16। यहाँ से हो गया 18 2 20 और प्लस √36 से 6 बाहर आएगा, 6 गुना 2 12 और -8 + 2 10 और ये भी माइनस हो जाएगा, -2 √16 से 4 बाहर आएगा, 4 गुना 2 8 यानी कि -8। यहाँ से हो गया -18 और ये हो गया 32 -18 कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये अगला सवाल है, इसमें सिंप्लीफाई करने बोल रहा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे ये जो प्लस है इसको काट लीजिएगा, ये फालतू एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले टर्म को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 24। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 चौके 24 यानी कि 5 चौके 20 और 6 चौके 24 यानी कि 36 18। ठीक है, ये पहला टर्म हो गया। डिवाइडेड बाय दूसरा टर्म का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 और 3 का एलसीएम हो गया 24। 8 तिया 24 यानी कि 7 तिया 21 और माइनस 8 तिया 24 यानी कि 8। क्लियर है। यहाँ से हमें क्या मिला, ये मिला 20 + 18 यानी कि 38 डिवाइडेड बाय 24। और जब इस डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 24/13। ठीक है, कुछ कट रहा है, और 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर सीधा सीधा क्या आ गया 38/13 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है ए बी और सी ने 24,000 36,000 और 40,000 इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, और ए का जो इन्वेस्टमेंट है 12 महीने के लिए है, बी का 8 महीने के लिए, सी का 6 महीने के लिए। तो टोटल प्रॉफिट 50,000 में से बी का हिस्सा निकालना है, कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ए बी और सी का इन्वेस्टमेंट पहले कितना है। तो 24,000 को 24 लिख लेते हैं, 36,000 को 36 और 40,000 को 40। इनके टाइम का रेशियो क्या है, ए 12 महीने के लिए, बी 8 महीने के लिए और सी 6 महीने के लिए। जिस रेशियो में इन्वेस्ट करता है और जो टाइम पीरियड का मल्टीप्लीकेशन होता है उसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता है ना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कितना आएगा, जो कटा है उसको काट देते हैं। यहाँ से 4 से कट जाएगा, ये 4 तिया 12, 4 गुना 2 8। ये 4 से कटेगा नहीं, लेकिन ये 2 से काट लेते हैं और 2 से इसको काट देते हैं क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से काटेंगे 6, 4 से काटेंगे 9 और ये 4 से काटेंगे 5। क्या मिल गया, ये मिल गया 36 18, 9 गुना 2 18 और 5 तिया 15। ठीक है, ये और कटेगा क्या, खैर छोड़ देते हैं, कटेगा शायद। तो यहाँ से इन तीनों का इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रॉफिट का जो रेशियो है वो क्या आ गया 18 × 18 × 15 यानी कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा 18 18 36 15 51। ठीक है, 51 बराबर सवाल में आप लोगों को 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना है बी का प्रॉफिट, यानी कि बी का प्रॉफिट कितना है 18 18 बराबर निकालना है। ठीक है, अब जब आप इस 51 को 50 से कंपेयर कीजिएगा तो आप देखिएगा थोड़ा सा कम है, एक गुना से थोड़ा सा कम। तो 18 का एक गुना 18 होगा, उससे थोड़ा सा कम। तो एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक कमिटी मतलब 9 मेंबर की कमिटी है, उसका एवरेज एज 3 साल बढ़ जाता है जब दो पुरुष को, दो मैन को जिसका उम्र 42 और 44 ईयर्स है, उनको रिप्लेस किया जाता है दो महिलाओं से। मतलब दो पुरुष की जगह पे दो महिलाएं आ जाती है, तो पूरे कमिटी का एवरेज एज बढ़ के कितना हो जाता है 3 साल। ठीक है, अब आप बताइए कि यदि 9 मेंबर हैं एक कमिटी में और सबका 3 साल बढ़ेगा तो टोटल कमिटी का एज कितना बढ़ेगा 27 ईयर्स बढ़ेगा, 9 × 3। ठीक है, तो पूरे कमिटी का जो एज इंक्रीज हुआ वो 27 ईयर्स हो गया। किसके कारण हुआ, तो दो मेन के जगह पे जब दो वुमेन आ गई, तो दोनों मेन का एज दिया हुआ है 42 + 44।
इन दोनों को जो रिप्लेस करके जो वुमेन आई है वो दोनों कंबाइंड 27 ईयर्स एक्स्ट्रा लाई होगी, ठीक है। तो जब 27 ईयर एक्स्ट्रा लाई होगी तो यही 27 9 लोगों में जब बटेगा तो सबका 3 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो इन महिलाओं का इन पुरुष से 27 ईयर ज़्यादा उम्र होगा, तभी तो ये 27 सभी में बढ़ जाएगा। तो महिलाओं का, दोनों महिलाएं जो आई है उनका टोटल एज कितना हो जाएगा, ये 42 प्लस 44 प्लस 27 यही होगा, ठीक है। तो इनका एवरेज एज निकालने बोला है दोनों महिलाओं को, तो दो महिलाएं हैं तो डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 113 ऊपर 42 प्लस 44 प्लस 27 113 हो जाएगा। उसको जब 2 से डिवाइड कीजिएगा आप तो इनका एवरेज एज कितना आ जाएगा 56.5, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 6 लगातार इंटीजर्स हैं और एक जगह 5 लगातार इंटीजर्स हैं। मतलब लगातार इंटीजर्स मतलब हो गए क्रमागत पूर्णांक, ठीक है, कंटिन्यूअस नंबर। तो दो ग्रुप्स हैं, एक 6 नंबर का एक 5 नंबर का, और उसमें जो है जो 6 नंबर्स का ग्रुप है वो 5 कम है, सॉरी 2 कम है 5 इंटीजर्स के ग्रुप से, ठीक है। और अगला लाइन बोल रहा है कि जो 6 इंटीजर्स हैं लगातार इंटीजर्स उनका सम, ठीक है, 5 कम है यहाँ भी, मतलब 5 इंटीजर्स का जो सम है वो 4 ज़्यादा है किससे, 6 इंटीजर्स के सम से, ठीक है। तो पहले हम ये देखते हैं कि मान लेते हैं आपको निकालने क्या बोल रहा है कि एवरेज क्या होगा 6 इंटीजर्स का, यानी कि पहले ग्रुप का एवरेज क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस पहले ग्रुप का जो एवरेज है वो m है, ठीक है। तो सवाल के पहले लाइन से इसका एवरेज क्या हो जाएगा m+2, क्योंकि सवाल का पहला लाइन जो बोल रहा है ये वाला, दूसरा लाइन कि एवरेज ऑफ 6 इंटीजर्स इज 2 लेस देन द एवरेज ऑफ 5 इंटीजर्स, मतलब जो 5 इंटीजर्स का ग्रुप है उनका एवरेज 6 इंटीजर्स के एवरेज से 2 ज़्यादा है ना, ठीक है। तो यदि ये m है तो ये m+2 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जो सम है 5 इंटीजर्स का वो 4 ज़्यादा है 6 इंटीजर्स के सम से, तो 5 इंटीजर्स का सम कितना हो जाएगा, एक यहाँ जब देखिएगा इनका एवरेज m+2 है ना 5 इंटीजर्स का, तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, इसी को जब मल्टीप्लाई कर देते तो टर्म्स निकल जाता, टोटल सम निकल जाएगा। किसी भी ग्रुप का जो सम होता है वो क्या होता है, उस ग्रुप का एवरेज क्या है इनटू उस ग्रुप में कितने नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये पूरे 5 इंटीजर्स का सम निकल गया 5m+2, ठीक है। ये 4 ज़्यादा है, ये जो है 4 ज़्यादा है किससे, 4 प्लस सम ऑफ 6 इंटीजर्स, 6 इंटीजर्स के सम से 4 ज़्यादा है, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटीजर्स का सम। तो जब 6 इंटीजर्स के ग्रुप को देखिएगा तो उसका एवरेज m है ना, ठीक है, एवरेज m है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 6, तो इनका सम कितना हो जाएगा 6 इंटीजर्स का 6m, और उससे 4 ज़्यादा है किसका 5 इंटीजर्स का सम। तो यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये हो जाएगा 5m+10 इक्वल टू 4 प्लस 6m, यहाँ से m इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, यानी कि हमें क्या निकालना था, हमें यही निकालना था कि 6 जो आपका इंटीजर्स हैं, जो 6 इंटीजर्स के ग्रुप हैं उनका एवरेज क्या है, तो m मैंने माना था ना, तो m ही इसका आंसर हो जाएगा, m बराबर 6, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हालांकि ये सवाल जो एसएससी ने दिया था इसका आंसर सभी ने तो 6 बना दिया, लेकिन ये सवाल गलत है। क्यों गलत है, देखिए थोड़ा सा बस देख लेते हैं, इसमें समझते हैं कि जब भी हम लगातार 6 इंटीजर्स की बात करेंगे, कोई भी लगातार 6 कंटिन्यूअस नंबर, मतलब 6 की बात कर रहे हैं यानी कि वो इवन नंबर्स की हम बात करें, टोटल इवन ग्रुप में जो नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग इवन है, ठीक है। तो कभी भी इवन नंबर काउंटिंग को जब आप सम कीजिएगा उसका एवरेज निकालिएगा तो वो कभी भी मतलब एक फुल इंटीजर नहीं आएगा, वो जब भी आएगा फ्रैक्शन में आएगा, 0.5 में आएगा। रीजन ये है कि आप खुद देख लीजिए कि मान लेते हैं हमने 6 नंबर ले लिया, इवन ऑड इवन ऑड, और अगला नंबर होता है इवन फिर ऑड फिर इवन, मान लेते हैं ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है। कितने नंबर हो गए यहाँ पे 3 3 6 1 7 7 हो गए। तो मान लेते हैं हमने यदि काउंटिंग इवन से शुरू की थी, क्योंकि 6 लगातार नंबर लेने हैं हमें, तो यदि हमने इवन से काउंटिंग शुरू की थी, हमें पता है कि एक नंबर इवन होता है तो अगला ऑड होता है, फिर अगला इवन होता है तो अगला ऑड होता है। तो यदि हमने इवन से स्टार्ट किया था नंबर को लेना तो हमारे पास जो नंबर होते हैं ये इतने होते हैं, और यदि हमने ऑड से लेना स्टार्ट किया था तो हमारे पास जो नंबर होते हैं यहाँ से यहाँ तक होते हैं। और किसी भी ग्रुप का जो एपी में है लगातार बढ़ रहा है उस ग्रुप का एवरेज जब हमें निकालना होता है तो हम करते क्या है, पहले नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं।
तो मान लेते हैं हमारा नंबर ये था, इवन से स्टार्ट होकर ऑड पे ख़त्म होता था 6 नंबर। तो इसमें जो पहला नंबर है वो देखिए यहाँ पे इवन है और जो आखिरी नंबर है वो ऑड है। जब भी आप इवन और ऑड को जोड़ते हैं, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं उसका एवरेज निकालने के लिए, तो जब भी आप इवन और ऑड को जोड़ेंगे तो हमें पता है कि ऑड मिलता है। ऑड को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑड को कभी भी जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा ना तो कटेगा नहीं, वो फ्रैक्शन में ही आएगा, 0.5 लास्ट में आएगा, ठीक है, 0.5 आएगा ही उसमें, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो हमारा कोई आंसर ही नहीं होगा, उसका एवरेज 0.5 में आना चाहिए, तो 0.5 में तो कोई आंसर ही नहीं है। अब मान लेते हैं हमने इस सीरीज को पकड़ा ऊपर वाले को ऑड से शुरू करके, तो भी हमारे पास जो नंबर्स बचेंगे पहले वो ऑड रहेगा और जो आखिरी लेंगे छठा नंबर वो इवन रहेगा। तो इनका सम फिर से ऑड प्लस इवन ऑड आ जाएगा और इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए तो फिर से ये 0.5 में आ जाएगा, क्योंकि ऑड 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो दोनों तरफ से इसका आंसर जो होना चाहिए वो 0.5 में होना चाहिए, लेकिन आंसर इसका क्या है, होल नंबर है, मतलब सॉरी इंटीजर्स है, 6543 ऐसा कुछ है। हालांकि ये सवाल अब जब आप ऐसे प्रोसेस से बनाइएगा तो बन जाएगा, लेकिन ये सवाल ओरिजिनली में गलत है, ठीक है। बाकी आपको इस पे जाना नहीं है, वो समझाने के लिए आपको हम बता दिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि किसी भी नंबर का 75%, ठीक है, उस नंबर के 2/3 से 15 अधिक है। तो सीधा सीधा लिख लेते हैं 75% मतलब क्या होता है 3/4, ठीक है। तो किसी नंबर का 3/4, ठीक है, उस नंबर के 2/3 से 15 अधिक है। बस इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको एक साइड कर लेते हैं, तो 3x/4 माइनस 2/3x इक्वल टू 15, यही होगा। इसको जब देखिएगा इसका एलसीएम 12 और ये हो जाएगा 9x माइनस 8x इक्वल टू 15, यानी कि यहाँ से x बराबर 15 गुना 12 180 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक टीवी सेट है जो 19,650 रुपये में अवेलेबल है, ठीक है। या तो आप 19,050 देके खरीद लीजिए, या तो आप 3100 रुपये डाउन पेमेंट कीजिए और बाकी के अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर दीजिए, ठीक है। और शॉपकीपर जो है इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा जब आप इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कीजिएगा तो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो पूछा हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है। सवाल समझ गए हैं आप लोग कि 19,650 रुपये का कोई टीवी है, ठीक है, 19,650 रुपये का कोई टीवी है। तो जब इसको हमने इंस्टॉलमेंट पे खरीदा डाउन पेमेंट पे, तो पहले हमने 3110 रुपये का डाउन पेमेंट किया, सॉरी 3100 रुपये का। तो हमारा रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा, यदि 19,650 में से हमने 3100 रुपये पे कर दिया तो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा कितना, तो ये बचेगा 16,550, ये बचेगा। मतलब इतना हमें पे करना है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 3 बराबर इंस्टॉलमेंट में। तो जब भी हम 3 बराबर इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, सवाल में ये मान लेंगे कि इस अमाउंट को जो 16,550 हमें पे करना है इसको हम इस तरह से बांट लेते हैं कि हर एक हिस्से का 3 हिस्से में बांट लेते हैं, ठीक है। ये बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। 16,550 को हमने 3 ऐसे हिस्से में बांटा कि हर हिस्सा, पहला हिस्सा 1 साल के बाद, दूसरा हिस्सा 2 साल के बाद और तीसरा हिस्सा 3 साल के बाद सेम रिटर्न दे, ठीक है। तो मान लेते हैं इस 16,550 को, जो आज की डेट पे इसका वैल्यू 16,550 है, इसको हमने 3 हिस्से में अपनी सुविधा के लिए बांट लिया, x1 x2 x3, ठीक है। 3 हिस्से में बांटा ऐसे कि इन तीनों हिस्से पे हमें पहले पे 10% के 1 साल के बाद इसको हम चुका देंगे, दूसरे हिस्से को 2 साल के बाद और तीसरे हिस्से को 3 साल के बाद। और ये हिस्सा ऐसे होगा कि पहले हिस्से का 1 साल का ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ के उतना ही अमाउंट होगा जो दूसरे हिस्से पे 2 साल का ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ के होगा और तीसरे हिस्से पे 3 साल का ब्याज और प्रिंसिपल जोड़ के होगा, ठीक है। अब सीधा सीधा ये है कि हमने पैसे को क्या किया, 3 हिस्से में बांट लिया और हर एक हिस्से को हम अलग अलग ईयर पे चुका रहे हैं। तो पहले हिस्से को जब हम 1 साल के बाद चुकाएंगे तो इस पे जो ब्याज लगेगा वो 10% ही लगेगा ना। तो 10% लगने का मतलब क्या होगा कि यदि अमाउंट 10 है तो 10 से 11 हो जाएगा। जब दूसरे हिस्से की बात करते हैं तो इस पे 10x 2 सालों तक लगेगा, यानी कि अमाउंट 100 से 121 हो जाएगा। और जब तीसरे हिस्से की बात करते हैं तो इसको 3 साल के बाद हम लोग चुका रहे हैं, यानी कि ये 10%, इस पे 3 साल लगेगा, यानी कि अमाउंट क्या हो जाएगा 10 के क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। तो पहले साल जो हम चुकाएंगे वो ये इस अमाउंट को चुकाएंगे, दूसरे साल इस अमाउंट को, तीसरे साल इस अमाउंट को। लेकिन सवाल में ये बोला है कि तीनों इंस्टॉलमेंट बराबर होना चाहिए,
तो हम इसको बराबर बनाते हैं इंस्टॉलमेंट को। यहाँ पे 11 का क्यूब है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी 11 का क्यूब बनाते हैं क्योंकि ये इंस्टॉलमेंट है ये तीनों, ठीक है। और ये क्या था, प्रिंसिपल x1 x2 और x3 ये था, तो इसको भी 11 का क्यूब बना लेते हैं, तो 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हर जगह जो आपका इंस्टॉलमेंट आया वो 11 का क्यूब आ गया। इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 11 का क्यूब, हर एक इंस्टॉलमेंट 11 का क्यूब है, 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। अब जब आप प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इन तीनों का सम है ना x1 x2 x3 का, तो इन तीनों का सम कितना है, यहाँ पे हमने 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो ये भी 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है, इन तीनों का सम 11 का स्क्वायर इंटू 10 यानी कि 121 इंटू 10 1210, ठीक है, 1210 प्लस 100 इंटू 11 1100 और 10 का क्यूब यानी कि 1000, जो हमारा प्रिंसिपल आया वो ये आ गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल आप जब जोड़िएगा तो ये मिलेगा 3310, लेकिन सवाल में जो प्रिंसिपल है वो हमारा 16550 है। 3310 हमने निकाला और सवाल में 16550 है, तो इसका 5 गुना है ना 16550, तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो हमारा इंस्टॉलमेंट भी 5 से गुना हो जाएगा। तो 11 का क्यूब 1331 गुना 5 कितना आ जाएगा 6655, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। और नहीं क्लियर हुआ तो आप वापस से इसको देखिए, ठीक है। आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एक मोबाइल फोन है, रिटेलर उसको पी पे बेचता है और 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो मान लेते हैं उस मोबाइल फोन का जो सीपी था वो 100 था, ठीक है। उसको 20% प्रॉफिट कमाना है, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 120 है। यही पी की वैल्यू है क्योंकि पी में ही बेच रहा है, सवाल में बोला हुआ है। और उसने क्या किया, एक स्पेशल फेस्टिवल ऑफर में अपने प्राइस को 1.5 पी मार्क कर दिया। तो उसका जो मार्क प्राइस है अब फेस्टिवल सीजन में वो है 1.5 पी, और पी की वैल्यू कितनी 120, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 120 यानी कि 180। 180 उसका मार्क प्राइस है। उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो कितने परसेंट प्रॉफिट कमाए उसने, तो यदि 10% का 180 पे डिस्काउंट देंगे तो यानी कि 18 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में 162 में। आप खुद बताइए 100 की चीज को 162 में बेच रहे हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है 62% का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक गैजेट है जिसको जब 15% डिस्काउंट पे बेचा जाता है मार्क प्राइस से, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, और जो प्रॉफिट है वो 450 रुपये दिया हुआ है, 450 का प्रॉफिट होता है। सवाल अब ये है कि यदि उसको मार्क प्राइस पे 25% का ऑफ दिया जाए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सवाल में जब आप पहले लाइन को देखिएगा तो इसमें बोल रहा है कि मार्क प्राइस पे 15% छूट देके बेचा गया, यानी कि इसके 85% पे बेचा गया, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये इक्वल है किसके, जब सीपी पे 20% का प्रॉफिट लिया गया तो सीपी के 120% ये भी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, दोनों सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से सीधा सीधा हम लोग लिखते क्या है कि मार्क प्राइस और सीपी का रेशियो लिख लेंगे, यहाँ से 120/85, परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। इसको जब 5 से काटेंगे तो 24 और ये 17, ठीक है। और सवाल में ये भी दिया हुआ है कि सीपी का 20% 450 के बराबर है, तो सीपी का 20% यानी कि सीपी इंटू 1/5, 20% की वैल्यू इक्वल टू 450, तो यहाँ से सीपी सीधा सीधा निकल जाएगा आपका, कितना आ गया 2250। अब आपके पास सीपी है, आपको निकालने बोल रहा है कि जब उसके गैजेट पे जो मार्क प्राइस है वो उस पर 25% का ऑफ देते हैं तो कितने में बेचते हैं। तो आप खुद बताइए यदि 24 मार्क प्राइस है, इस पे जब 25% का ऑफ दीजिएगा 1/4 कम कीजिएगा तो 24 का 1/4 कितना 6, 6 कम कीजिएगा तो आप कितने में बेचिएगा। तो इसका मार्क प्राइस अब कितना है 18, मतलब मार्क प्राइस में हमने 1/4 का ऑफर 1/4 का छूट दे दिया, 25% का छूट दे दिया, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18, 6 का छूट दे देंगे, 24 में 6 घटा देंगे तो 18 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें सीपी 17 दिया हुआ है और 17 की वैल्यू पता है, सीपी की वैल्यू पता है, यानी कि 17 इक्वल टू हमारे पास क्या है 17 यूनिट के बराबर है 2250, यही ना सीपी है हमारा, और सवाल के हिसाब से ये सीपी है हमारा। तो हमें सेलिंग प्राइस यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 18 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2250
डिवाइडेड बाय 17 इंटू 18। ठीक है, यहाँ से जब इसको आप काटिएगा तो 17 से कट जाएगा, 17 एकम 17 और 5 17 तिया 51, 4 40, 17 गुना 2 34, 132 टाइम्स और इंटू 18, 132 गुना 18, तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट समथिंग है ये। तो 132 गुना 18 करके देख लेते, सीधा सीधा ये हो जाएगा 1320, 26 से 40 और 264 माइनस कर देंगे 26 से 40 में, यानी कि 24 से 40 2300 समथिंग होगा। ठीक है, तो 2300 समथिंग में एक ही ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि ए बी सी 3 लोग हैं जो कि एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 पर्सन है जो एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। तो इनका जो वर्क मान लेते हैं हम 60 मान लेते हैं, तो इनकी जो कैपेसिटी आएगी वो कितनी आएगी, 3, 2 और 1, ये कैपेसिटी आएगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि यदि ए हर तीसरे दिन बी और सी से हेल्प लेता है तो टोटल काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले दिन जब बात करेंगे तो ए अकेला काम कर रहा है पहले दिन, यानी कि ए की कैपेसिटी 3 है, तो पहले दिन में कितना काम होगा, 3। दूसरे दिन भी 3 अकेला काम कर रहा है, तो दूसरे दिन भी इसकी कैपेसिटी 3 यानी कि 3 काम करेगा। तीसरे दिन तीनों मिल जा रहे हैं, ए बी और सी, यानी कि 3 2 5 1 6। ठीक है, यानी कि जो टोटल काम हो रहा है 3 दिनों में, 6 3 9 3 12, 12 काम हो रहा है कितने में, 3 दिन में। ठीक है, तो 60 काम करना है, तो 12 का 60 5 गुना है ना, तो डेज कितना लगेंगे, 3 से 5 गुना ज़्यादा, यानी कि 15 डेज। 60 काम करने में कितने डेज लगेंगे, 15 डेज, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो टाइप के राइस को मिलाया जाता है, एक 80 रुपये पर किलोग्राम का है और एक 120 रुपये पर किलोग्राम का है, और उसको मिला के जो रिजल्ट होता है उसको 132 रुपये पर किलो पे बेच दिया जाता है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को, मतलब 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज को 6 में बेचना, और 6 बराबर 132 दिया हुआ इसने सवाल में कि 132 पे बेचा। ठीक है, तो 6 बराबर यदि 132 है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 110, 21 गुना है ना ये, तो ये भी 21 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर हुआ उसका सीपी कितना होगा, 110 होगा, मतलब दो तरह की चावल को मिला के जो हमें रिजल्टेंट चावल मिलेगा उसका दाम कितना रहा होगा, 110। तो हम देख लेते हैं, 80 के चावल को मिलाया, 120 की चावल को मिलाया, और जो मिक्स आया चावल उसका प्राइस था 110, तभी इसको 20% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 132 में बेचा था ना हमने। तो यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेंगे, 120 माइनस 110, यहाँ से 10 हो जाएगा, और 110 माइनस 80 30, तो किस अनुपात में मिलाएगा ये, 1:3, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक कार और एक बस का जो स्पीड का रेशियो है 3:4 है, और बस का स्पीड दिया हुआ है, कितना है बस का स्पीड, तो 4 घंटे में यदि 320 किलोमीटर चलता है तो 320 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 80 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। अब देखिए, यदि 4 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर घंटा है 20 गुना, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि कार का ही स्पीड पूछ रहा है। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक पर्सन है जो कि 3 अलग अलग स्कीम में पी क्यू और आर में इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे। एक पे 7% पर एनम मिलता है, दूसरे पे 9% पर एनम मिलता है और तीसरे पे 11% पर एनम रिटर्न मिलता है। ठीक है, एक साल में जो उसको टोटल इंटरेस्ट मिला वो मिला 2520 रुपए का, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि पी क्यू आर में उसने किस रेशियो में इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे लिखते हैं, पहला लाइन जो बोल रहा है कि आर में जो इन्वेस्ट किया वो पी का 250% है। ठीक है, आर में जो इन्वेस्ट किया उसने वो पी का 250% है, यानी कि पी में यदि 100 इन्वेस्ट किया तो आर में 250 इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, और अगला लाइन बोल रहा है कि आर में जो इन्वेस्ट किया वो क्यू का 300% है। ठीक है, क्यू का 300% है, यानी कि क्यू में यदि 100 इन्वेस्ट किया तो आर में 300 इन्वेस्ट किया। यहाँ से इसको काट के पहले इसका रेशियो लिखते हैं, तो 50 से जब इसको काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। ठीक है, और इसको जब 100 से काटेंगे तो ये 3 और ये 1। ठीक है, यहाँ से पी क्यू आर बराबर कर लेते हैं, तो इस 5 को आगे एक्सटेंड कर देंगे, इस 3 को आगे एक्सटेंड कर देंगे, तो पी क्यू आर का जो पी आर क्यू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 6, और यहाँ से 15, 5 दिया 15, और ये 5 गुना 1 5, ये पी आर क्यू का रेशियो आ गया। इसको पी क्यू आर के रेशियो में लिख लेते हैं आसानी के लिए, पी क्यू आर कितना आएगा यहाँ से 6, 5 और 15,
6, 5 और 15, ठीक है। इस पे कुछ रिटर्न मिला, हम देख लेते हैं एक साल पे कितना रिटर्न मिला। तो रिटर्न निकालने के लिए हमको इसको थोड़ा सा एक जीरो बिठाना होगा, तो 60, 50 और 150, ठीक है। आप देखिए यदि पी पे 7% का रिटर्न मिल रहा है तो 60 का 7% कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, यानी कि 4.2 का रिटर्न मिला। क्यू पे 9% का रिटर्न मिल रहा है तो 50 का 9%, 9 पचे 45, यानी कि 4.5 का रिटर्न मिलेगा एक साल में। और यदि आर 150 है तो 150 का 11% कितना होगा, 15 गुना 11 यानी कि 16.5, ठीक है। तो इन तीनों पे जो एक साल पे रिटर्न मिला वो ये मिला, इसका 7%, इसका 9% और इसका 11%। तो टोटल रिटर्न हमें मिला कितना, इन तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा 4 4 8 16 8 24 25 26.2, 26.2 हमें रिटर्न मिला। और सवाल में इसी 26.2 की वैल्यू 2520 दी हुई है, ठीक है। इसकी वैल्यू 2520 है। 16 4 20, ये जो गलत जोड़ दिया मैंने, 16 4 20 4 24 25.2 होगा ये, ठीक है। तो 25.2 की वैल्यू कितनी है, 2520, यानी कि 100 गुना है ना। आपसे पूछ रहा है कि पी में कितना इन्वेस्ट किया था हमने, तो पी में 60 इन्वेस्ट किया था, तो इंटू 100 कर देंगे क्योंकि ये 100 गुना हो रहा है। 25.2 का 2520 जो सवाल में दिया हुआ है 100 गुना है ना, तो 60 को भी 100 गुना कर देंगे, यानी कि पी में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 6000। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि एक टावर है 50 मीटर ऊंचा, और उस टावर के जब पीक से सामने वाली टावर को देखा जाता है तो सामने वाली टावर का टॉप और बॉटम का जो एंगल है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो पूछ रहा है आप लोगों से कि जो दूसरी बिल्डिंग है उसका अप्रोक्स हाइट क्या है और दोनों बिल्डिंगों के बीच में डिस्टेंस क्या है। कहने का मतलब ये है कि एक बिल्डिंग है 50 मीटर हाइट का, सवाल में दिया हुआ है कि 50 मीटर हाइट का कोई बिल्डिंग है, और इसके ठीक सामने एक कोई दूसरी बिल्डिंग है। यह बिल्डिंग छोटी क्यों है उससे, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन है। जब दूसरी बिल्डिंग के टॉप और बॉटम दोनों को देखा जाता है तो अवनमन कोण ही बनाता है। जब भी अवनमन कोण बनाएगा ना, तो जो सामने वाली चीज है वो हमेशा छोटी होगी। अवनमन कोण मतलब नीचे की तरफ देखना होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो जब भी आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाता है तो सामने वाली बिल्डिंग हमेशा छोटी ही होती है। तो ये यदि 50 मीटर का है तो उससे छोटी बिल्डिंग है ये, ठीक है। तो बड़ी वाली बिल्डिंग, 50 मीटर वाली बिल्डिंग, इसके टॉप के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है और इसके बॉटम के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और ये बेस है, ठीक है। तो यदि ये 30 डिग्री की एंगल बनाती है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 30 है और ये 45 है। आप लोगों को पता है आपको निकालना क्या क्या है, एक तो इसकी हाइट निकालनी है आपको, और दूसरा इन दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस निकालना है। लेकिन देखिए सवाल में डिस्टेंस का में चारों ऑप्शन अलग अलग है ना लगभग। तो जैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका आंसर हमें निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 45 डिग्री यदि है तो 45 डिग्री 10 45 डिग्री 1 होता है। 1 का मतलब क्या होगा कि जितना ही परपेंडिकुलर है उतना ही बेस होगा, यानी कि ये यदि 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। तो 50 देखते के साथ मुझे पहला ऑप्शन दिख गया, हाइट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक स्पेयर है, उसको 8 आइडेंटिकल कोन्स में बांटा जाता है, ठीक है। और जो रेडियस है जो कोन में बांटा गया, कोन में कन्वर्ट किया गया, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है जो ओरिजिनल स्पेयर था उसका रेडियस कितना होगा। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा ना, जब एक चीज को गला के दूसरी चीज बनाते हैं तो दोनों का वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं स्पेयर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, इक्वल टू होगा जो 8 आइडेंटिकल कोन्स हमने बनाया उसका वॉल्यूम। तो 8 इंटू एक कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर एच यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और एच यानी कि 4। यहाँ से पाई बाई थ्री काट दिया हमने, ये कितना आ जाएगा, आर क्यू बराबर 4 से ये 2 बार में कट जाएगा, ये आ गया 9 चौके 36 गुना 2 72, ठीक है। अब आप बताइए यदि आर 4 होता, यदि आर की वैल्यू 4 होती तो 4 का क्यूब 64 हो जाता, ठीक है। और यदि ये 5 होता तो 5 का क्यूब 125 हो जाता, तो 125 से कम है ना, और 4 से ज़्यादा है, तो यानी कि आंसर 4 और 5 के बीच में होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक समषष्टभुज है यानी कि रेगुलर हेक्सागन है, उसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, ये हम पहले भी बता चुके हैं। एक रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल,
अगला सवाल ये है कि 7 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर फाउंटेन है, उसके चारों तरफ 3.5 मीटर जो चौड़ी घास की पट्टी है। तो पूछ रहा है जो घास की पट्टी है उसका एरिया और जो फाउंटेन है उसका एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो एक तो हमें रिंग का एरिया निकालना है और एक सर्कल का एरिया जो फाउंटेन है। तो यहाँ पे दो रेडियस है, एक जो आउटर रेडियस है वो कितना है 7 + 3.5 यानी कि 10.5, और जो दूसरा इनर रेडियस है फाउंटेन का रेडियस है वो कितना है 7। ठीक है, तो जब हम रिंग की बात करेंगे तो सीधा सीधा हम लोग पाई नहीं लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्योंकि हमें रेशियो निकालना है तो पाई कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो सीधा सीधा हम ये देखेंगे जो जो हमारा रिंग है, क्योंकि हमें जो रेशियो निकालना है ग्रास बेड, तो ग्रास बेड तो वही रिंग हो गया, एरिया और फाउंटेन का एरिया, तो फाउंटेन का एरिया का रेडियस 7 होगा। तो पहले जब हम रिंग का एरिया निकालेंगे तो हमें क्या होता है आर स्क्वायर, मतलब बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर यानी कि 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इज टू फाउंटेन का एरिया 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप देखिएगा 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 17.5 इंटू 3.5। इसको मैंने बांट किस में लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह कर दिया ए प्लस बी, एक जगह कर दिया ए माइनस बी, इस टू 7 का स्क्वायर है 7:7। यहाँ से देखिए क्या कट जाएगा 3.5 से 7 2 बार में कटेगा, ये 3.5 से कटेगा कितने बार में 5 बार में, और ये 3.5 से कटेगा फिर से 2 बार में, यानी कि ये जो रेशियो आया है 5:4। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है और प्रिज्म का जो बेस है वो ट्रायंगुलर है और उसका एरिया दिया हुआ है 20 मीटर स्क्वायर और हाइट दिया हुआ है 6 मीटर स्क्वायर। तो उस पूरे टेंट का वॉल्यूम निकालना। तो मैंने बताया था कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना है 20 और हाइट कितना है 6, तो यहाँ से निकल जाएगा टेंट का वॉल्यूम। ठीक है, ये हो जाएगा 120। क्लियर है। अगला सवाल, एक लाइन है जिसका स्लोप -1 है। मैंने एक इक्वेशन बताया था y = mx + c। यहाँ पे x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो उसका स्लोप होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ सिर्फ -1 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और पूरा सवाल इस फॉर्मेट में है, मतलब y अकेला है, y में कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ऐसा जब भी सिनारियो बने, यहाँ पे देखिए चारों में y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, y एक तरफ है उसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। सेम इसी फॉर्मेट पे चार ऑप्शन y = mx + c। जब भी ऐसे फॉर्मेट पे रहे ऑप्शन तो हम सीधा सीधा देख लेंगे क्या x का कोफिशिएंट -1 है, जिसका भी x का कोफिशिएंट -1 होगा वही आंसर होगा, यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। आप इस वैल्यू को पुट करके भी x और y की जगह पे इस वैल्यू को पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये भी आसान है, यहाँ 45 जो है ये क्या है 45 9 × 5 है, तो 9 × 5 से 3 बाहर आ जाएगा यानी कि 3√5 बचेगा, प्लस ये कितना है 4 × 5, तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा 2√5 बचेगा, और ये √5 का √5 रहेगा, यहाँ से 3 2 5√5 और -√5 4√5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, इसमें बोल रहा है कि 3 जो है नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल्स हैं। एक प्लेन में 3 सर्कल हैं जो कि ना ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना ही एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो उन तीनों सर्कल से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। ठीक है, टोटल। तो जब आप बात करेंगे, मान लेते हैं 3 सर्कल है हमारे पास, एक ये और एक कहीं और मान लेते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, 3 सर्कल है। तो आप एक बात बताइए कि 2 सर्कल से कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं जब 2 सर्कल एक दूसरे से दूर हो। तो मैंने बताया था कि 2 सर्कल जब एक दूसरे से दूर हो तो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। तो यदि मान लेते हैं हमने C1 और C2 से, ये दोनों अलग अलग सर्कल है, इससे हमने 4 खींच लिए। ठीक है, 4 यहाँ से बनेंगे। C1 और C3 से कितने बनेंगे 4, और C2 और C3 से कितने बनेंगे 4, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में दूर दूर ही है ना, मतलब सारे ट्रायंगल दूर दूर है। तो दो ट्रायंगल, सर्कल बोलना था, ट्रायंगल बोल दिया। 2 सर्कल जब भी होते हैं और एक दूसरे से दूर सिचुएटेड होते हैं तो उनसे 4 कॉमन टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ 3 पेयर बन रहा है, C1 C3 और C2 C3, और सबसे 4 खींचे जाएंगे तो 4 4 8 4 12।
ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि एक सर्कल है, उसमें दो कोड हैं ए बी और सी डी, ठीक है, और उसको डिवाइड किया गया है, मतलब दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं पॉइंट ई पे, ठीक है। ये दो कोड है ए बी और सी डी, ठीक है। ए बी का लेंथ दिया हुआ है एक्स और सी डी का लेंथ दिया हुआ है वाई, तो इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। ये ई है, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो ई है। तो यहाँ से आप देखिए, यदि ए बी एक्स है तो एक्स को 2:3 रेशियो में बांटा गया ना, तो एक्स को 5 हिस्से में बांटा गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी टोटल 5 हिस्सों में बांट देंगे तो पहला जो ए ई है वो 2/5x हो जाएगा, और जो ई से बी तक है वो 3 यूनिट है, यानी कि 3/5x हो जाएगा। और जब y की बात करते हैं हम लोग, तो y को 7 हिस्से में बांटा गया, 5 और 2 7, तो जो पहला हिस्सा है c से e तक वो 5 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 5y/7, और e से d है वो 2 यूनिट है, यानी कि 2y/7। और आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ से हम ये लिखते हैं कि जब भी दो कोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो हम सीधा सीधा उसको लिख सकते हैं सी ई इंटू ई डी बराबर है ए ई इंटू ई बी के, ठीक है। जब भी इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कंडीशन होता है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ से सी ई कितनी है, आप देख लीजिए, सबका वैल्यू लिख लीजिए। सी हो जाएगा 5y/7 और ई डी कितना हो जाएगा 2y/7 इक्वल टू ए ई कितना है 2/5x और इंटू 3/5x, यही है। यहाँ से ये हो जाएगा 10y² बटा 49 बराबर में 6x² बटा 25, ठीक है। तो इसको जब आप x² और y² के फॉर्मेट में लिखिएगा, x² y², तो आपको मिलेगा 25/49 इंटू 10/6, यही मिलेगा। यहाँ से कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए, कुछ कटेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें 49 इंटू, हाँ 2 से कट जाएगा, 2 से 5 और ये 2 से 3, तो 75 बटा कितना आ गया 25 पंचे 125 और बटा 49 गुना 3 147, ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और उसका जो एक कोड है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सेम सवाल, ठीक है, ऐसे सवाल पिछले शिफ्ट में भी था, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसमें बोल रहा है कि जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। तो मैंने बताया था इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, और इसका लेंथ भी दिया हुआ है कितना, रेडियस 10, रेडियस 10 है, तो यहाँ से इजीली हम लोग निकाल लेते हैं। तो जो सेक्टर है उसका एरिया हो जाएगा θ/360 इंटू πr², और माइनस ट्रायंगल का एरिया है 1/2 इंटू r² बेस इंटू हाइट, ठीक है, यानी कि 100। तो यहाँ से थीटा कितना है 90 डिग्री, 90/360 यानी कि 1/4, π/4 हो जाएगा ये, और r² 100 हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 100 यानी कि 50, सीधा सीधा। यहाँ से आ गया 25π माइनस 50, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पिछले वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में बताए थे कि यहाँ से सेक्टर और सेगमेंट क्या होगा। यदि आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। यह है 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब डिवाइडेड बाय 0.025 का क्यूब और प्लस 0.05 का क्यूब। देखिए, जब आप यहाँ से देखिएगा तो इस सवाल में इस टर्म में हमने 5 से गुना कर दिया। यहाँ पे ये 0.25 है क्या, 0.5 का क्यूब 0.5 इंटू 5 का क्यूब है ना, और ये 0.05 क्या है, यह है 0.01 इंटू 5 का क्यूब है। अब देखिए, यहाँ पे 0.05 है, यहाँ पे भी 0.05 है, यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे भी 0.01 है, ठीक है। तो इसमें से आप 5 यदि बाहर निकाल लीजिएगा तो ऊपर वाला टर्म नीचे वाला टर्म सेम हो जाएगा। तो इसमें से 5 बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 0.05 का क्यूब प्लस 0.01 का क्यूब ऊपर और नीचे डिवाइड बाय है, यहाँ पे यह हो जाएगा 0.05
ये गलत कर दिया मैंने, ये 0.05 होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिए, 0.05 इंटू 5 होगा, तो 0.05 का क्यूब और प्लस 0.01 का क्यूब, और इन सब से हमने बाहर क्या निकाला है, 5 का क्यूब, ठीक है। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा क्या, 1/5 का क्यूब यानी कि 125, और यदि हम यहाँ 1000 मानते हैं तो नीचे भी 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1000 बाई 125 कितना हो जाएगा, 8/1000, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, और यदि वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शिफ्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।